हैदराबाद शहर का कुंदनबाग इलाका हमेशा से ही अपनी आलीशान इमारतों, चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों और शांत वातावरण के लिए पूरे देश में मशहूर रहा है। यहाँ के घरों में रहने वाले लोग शहर के सबसे रईस और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक माने जाते हैं। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ऊंची और मजबूत दीवारें और उन दीवारों के पीछे छिपी हुई बेशुमार दौलत, यही कुंदनबाग इलाके की असली पहचान है। दिन के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन रात होते ही ये इलाका एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। इसी चकाचौंध और अमीरी के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद थी जो इस इलाके की खूबसूरती पर एक काले धब्बे की तरह थी। ये एक पुरानी, खंडहर हो चुकी विशाल हवेली थी। इसकी दीवारें कई जगह से टूट चुकी थीं, दरवाजों का रंग उड़ चुका था और पूरे घर को बड़ी बड़ी जंगली बेलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस हवेली के आसपास से गुजरने में भी आम लोगों की रूह कांप उठती थी। इसी रहस्यमयी और खौफनाक हवेली पर साजिद नाम के एक शातिर चोर की नजर पड़ी। साजिद कोई मामूली सड़क छाप चोर नहीं था। उसका बचपन बहुत ही भयानक गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया के क्रूर सच को समझ लिया था कि इस दुनिया में अगर सम्मान से जिंदा रहना है तो पैसा ही सबसे बड़ी और इकलौती ताकत है। जब दिन रात की कड़ी मेहनत से भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई तो उसने अपराध और चोरी का रास्ता अपना लिया। वो हमेशा शहर के सबसे बड़े और अमीर घरों को अपना निशाना बनाता था। साजिद की चोरी करने की अपनी एक अलग और बहुत ही सटीक तकनीक थी। वो किसी भी घर में घुसने से पहले हफ्तों तक उस घर की गहराई से रेकी करता था। घर के लोगों का आना जाना, उनके सोने जागने का समय, गार्ड्स की ड्यूटी, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, वो हर एक छोटी बड़ी चीज को अपनी एक पुरानी लाल रंग की डायरी में नोट करता था। लेकिन कुंदनबाग की ये पुरानी हवेली उसके लिए एक अलग ही तरह की चुनौती और रहस्य बन गई थी। साजिद ने आसपास के पड़ोसियों से छिपकर जो बातें सुनी थीं, उनके अनुसार इस घर में बहुत कम ही हलचल होती थी। साजिद का अपना एक पक्का यकीन था कि जो घर बाहर से जितना वीरान, डरावना और लावारिस दिखता है, उसके अंदर उतनी ही बड़ी दौलत छिपी होती है। उसे लगता था कि अमीर लोग अक्सर अपने काले धन और पुश्तैनी जेवरों को ऐसे ही सुनसान और भयानक घरों में छिपा कर रखते हैं ताकि पुलिस या किसी और की नजर वहां ना पड़े। साजिद कई दिनों से उस हवेली के बाहर एक सुरक्षित जगह पर छिपकर नजर रख रहा था। आज एक ऐसी शाम थी जब सूरज ढलते ही आसमान में गहरे काले बादल छाने लगे थे। साजिद हवेली के मेन गेट के पास एक संकरी और अंधेरी गली में खड़ा था। ठंडी और तेज हवा चल रही थी और मौसम में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से गहराने लगा था। कुंदनबाग की बाकी शानदार हवेलियों में रंग बिरंगी और चमकदार लाइटें जल उठी थीं, लेकिन ये पुरानी हवेली अभी भी एक खौफनाक और मौत जैसे अंधेरे में डूबी हुई थी। साजिद का पूरा ध्यान घर की दूसरी मंजिल की खिड़कियों पर था, जहां से कभी कभी हल्की सी रोशनी आती दिखती थी। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब हवेली के अंदर का वो हल्का सा प्रकाश भी पूरी तरह से बंद हो और वो अपना असली काम शुरू करे। वो अपने मन में ये पूरी तरह से मान चुका था कि इस घर के किसी अंधेरे कमरे में दौलत का एक बहुत बड़ा खजाना सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। उसे बस बिल्कुल सही समय पर अंदर घुसना था और अपना काम तमाम करना था। साजिद ने एक बार फिर अपना लेदर का बैग चेक किया, जिसमें ताले तोड़ने के भारी औजार, लोहे का कटर, एक छोटी लेकिन तेज रोशनी वाली टॉर्च और सुरक्षा के लिए एक तेज धार वाला चाकू रखा था। वो अंदर आने वाली किसी भी तरह की परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन साजिद का लालच और अमीर बनने की उसकी भूख उसके अंदर उठ रहे डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने अपने दिल में यह तय कर लिया था कि चाहे आज रात आसमान से आग बरसे या मौत सामने आ जाए, वो इस हवेली के अंदर जाकर ही रहेगा। उसने अपने चेहरे पर एक काले रंग का नकाब कसा और अपने कदम हवेली की पुरानी और दरार पड़ी हुई चारदीवारी की तरफ बढ़ा दिए। अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। साजिद ने बहुत ही सावधानी और फुर्ती से हवेली की उस पुरानी, काई लगी और कमजोर चारदीवारी को फांदा और अंदर के बड़े से बगीचे में कूद गया। जैसे ही उसके भारी जूतों वाले पैर जमीन पर पड़े, वहां सालों से गिरी हुई सूखी पत्तियों के चरमराने की एक बहुत तेज आवाज गूंज उठी। ये आवाज उस भयानक और जानलेवा सन्नाटे में इतनी ज्यादा तेज लगी कि साजिद खुद एक पल के लिए बुरी तरह सहम गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ देर तक अपनी सांसें रोककर चारों तरफ ध्यान से देखा और सुनने की कोशिश की कि कहीं कोई जाग तो नहीं गया। हवेली का वो बगीचा जो शायद दशकों पहले बहुत खूबसूरत और हरा भरा रहा होगा, अब एक घने, वीरान और डरावनी जंगल में बदल चुका था। इंसान के घुटनों से भी ऊपर तक आने वाली जंगली घास, जगह जगह फैली कांटेदार झाड़ियां और बेतरतीब दिशाओं में उगे हुए खुरदुरे पेड़ इस पूरी जगह को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। साजिद दबे पांव घास के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। आसमान में छाए उन भारी काले बादलों की वजह से चांद की हल्की सी रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कदम आगे बढ़ाते हुए साजिद को ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा था जैसे कोई इस घने अंधेरे में छिपकर उसे लगातार घूर रहा है। उसकी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। मुख्य दरवाजा बहुत ही मजबूत, भारी और पुराने जमाने की ठोस लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर लोहे का एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था।
साजिद अपने तजुर्बे से जानता था कि इस तरह के भारी ताले और दरवाजे को तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त और आवाज होगी, जिससे आसपास की हवेलियों के गार्ड्स का ध्यान इस तरफ खिंच सकता है। इसीलिए उसने बिना समय बर्बाद किए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया। पीछे की तरफ काफी घुप अंधेरा था और वहां उसे एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की नजर आई। खिड़की का कांच कई जगह से चटका हुआ था और उसका लकड़ी का फ्रेम दीमक लगने की वजह से अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। साजिद ने अपने बैग से एक पेचकस और एक छोटा लोहे का रॉड निकाला। उसने बहुत ही आराम से बिना आवाज किए उस खिड़की के ढांचे को मोड़ा और उसे खोल दिया। जैसे ही वो खिड़की खुली, घर के अंदर से एक बेहद अजीब, भारी और सीलन भरी बदबू का झोंका साजिद के चेहरे पर आकर लगा। ये बदबू इतनी तेज, दम घोंटू और सड़ी हुई थी कि साजिद को एक पल के लिए लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। ये हवा किसी भी सामान्य बंद पड़े घर की नहीं थी। ये किसी पुरानी कब्र या बरसों से बंद पड़े उस तहखाने से आने वाली गंध जैसी थी जिसमें कई जानवर मरकर सड़ चुके हों। साजिद ने तुरंत अपनी नाक को एक मोटे रुमाल से ढका और बहुत ही फुर्ती से उस खिड़की के रास्ते हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। वहां ऐसा घुप अंधेरा था कि साजिद को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने बैग से अपनी छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। टॉर्च की कमजोर और पीली रोशनी में उसने देखा कि वो हवेली के एक बहुत बड़े और विशाल हॉल में खड़ा है। हॉल में पुराने जमाने का भारी, नक्काशीदार और बेहद कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, लेकिन सब कुछ सफेद रंग के बड़े बड़े और मैले कपड़ों से ढका हुआ था। उन कपड़ों पर धूल की एक इतनी मोटी परत जमी हुई थी जो ये चीख चीख कर बता रही थी कि कई सालों से इस घर के अंदर किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। साजिद ने हॉल में चलना शुरू किया, लेकिन फर्श पर उसके हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे फर्श की लकड़ी के फट्टे अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हों और किसी भी पल टूट सकते हों। साजिद ने बिना डरे हॉल के एक एक कोने की तलाशी लेनी शुरू की। उसने वहां रखी कई दराजों, पुरानी संदूकों और अलमारियों को अपने औजारों से खोला, लेकिन हर बार उसे गहरी निराशा ही हाथ लगी। वहां ना तो कोई कैश था, ना ही कोई कीमती जेवर या कोई महंगी मूर्ति। सब कुछ बिल्कुल खाली और साफ था। ये देखकर साजिद को बहुत अचरज हुआ। इतनी बड़ी और शाही हवेली और अंदर कुछ भी नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? साजिद का चोर वाला शातिर दिमाग अब किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा था। घर के अंदर का वो भारी सन्नाटा अब उसे काटने दौड़ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे इस घर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं और उसे अपने अंदर जकड़ लेना चाहती हैं। साजिद अभी ग्राउंड फ्लोर के उस बड़े हॉल में ही खड़ा था कि तभी अचानक उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके शरीर के सारे खून को जमा दिया। ये आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज। टक टक टक। लकड़ी की सीढ़ियों पर नंगे पैरों के पड़ने की वो आहट बहुत धीमी लेकिन एकदम स्पष्ट थी। साजिद की सांसें मानो उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी और उसी घुप अंधेरे में बुत बनकर खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी जोर से और इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे ये डर सताने लगा कि कहीं उसकी अपनी दिल की धड़कन की आवाज बाहर ना आ जाए। कदमों की वो भारी आवाज धीरे धीरे उसी हॉल की तरफ बढ़ रही थी जहां साजिद मौजूद था। साजिद को तुरंत छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। टॉर्च की आखिरी झलक में उसने हॉल के एक गहरे कोने में रखी एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी देखी थी। बिना एक भी पल की देरी किए वो अंधेरे में ही टटोलते हुए उस अलमारी तक पहुंचा। उसके भारी दरवाजे को हल्का सा खोला और उसके अंदर घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा अपनी तरफ खींचकर बंद कर लिया। बस एक बहुत ही मामूली सी दरार खुली छोड़ दी ताकि वो बाहर देख सके। अलमारी के अंदर और भी ज्यादा धूल, जाली और दम घोंटू सीलन थी, लेकिन साजिद के लिए अभी अपनी जान बचाना दुनिया का सबसे जरूरी काम था। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और अलमारी के दरवाजे की उस छोटी सी दरार से बाहर की तरफ अपनी नजरें टिका दी। कुछ ही सेकंड बाद हॉल के उस अंधेरे हिस्से में एक अजीब सा धुंधला साया प्रकट हुआ। ऊपर की सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतर कर आई थी। इस औरत का नाम माया था। दरार से बाहर का ये खौफनाक नजारा देखकर साजिद के पूरे शरीर में पसीना छूटने लगा और उसके पैर कांपने लगे। माया का रूप किसी भी जिंदा इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके लंबे और उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी त्वचा का रंग एकदम पीला और मुर्दों जैसा पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे इतने गहरे काले गड्ढे थे जैसे उसने बरसों से कोई रोशनी ही ना देखी हो। वो औरत एक फटी और गंदी सी मैक्सी पहने हुए थी और बहुत ही भयानक लग रही थी। साजिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक जिंदा इंसान को देख रहा है या किसी भटकी हुई डरावनी आत्मा को। माया अपने आप से ही बहुत धीमी, फुसफुसाती और डरावनी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी जिसे साजिद समझ नहीं पा रहा था। साजिद ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वो डरावनी औरत किसी भी तरह उसे इस अलमारी के अंदर ना देख ले। साजिद को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात बनने वाली है।
पुरानी और धूल से भरी उस लकड़ी की अलमारी के अंदर छिपा साजिद अब तक खौफ के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। उसके माथे और गर्दन से ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक कर उसकी आंखों में जा रही थी, जिससे उसे जलन हो रही थी, लेकिन वो अपने हाथ उठाकर उन्हें पोंछने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि उसकी जरा सी भी हरकत से अलमारी के दरवाजे से कोई आवाज हो सकती है। अलमारी की उस छोटी सी दरार से वो लगातार माया को घूर रहा था। हॉल की उस घुप अंधेरे में भी माया का चेहरा एक अजीब सी नीली चमक छोड़ रहा था। माया की उस पीले और सूखे चेहरे पर एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली मुस्कान छाई हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और भावहीन थीं, जैसे उन आंखों के पीछे कोई आत्मा या जान ही ना हो। वो हॉल के बीचों बीच कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर ऐसे ही खड़ी रही, मानो वो घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी और उसकी सांसों की आवाज को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। साजिद ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया था और अपनी सांसें पूरी तरह से रोक ली थी। उसका सीना दर्द करने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक बार भी सांस बाहर छोड़ी तो माया पलटकर सीधी इस अलमारी को खोल देगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ असहनीय पलों के बाद माया बहुत ही धीमी और घिसटती हुई चाल से चलती हुई हॉल से लगी हुई किचन की तरफ मुड़ गई और वहां के गहरे अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही माया की वो भयानक परछाई किचन के दरवाजे के पार ओझल हुई, साजिद ने अपने मुंह से हाथ हटाया और एक बहुत गहरी और राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसे साक्षात मौत के मुंह से दूसरी जिंदगी मिल गई हो। उसने अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से अलमारी का दरवाजा बाहर की तरफ धक्का देकर खोला और बाहर हॉल में आ गया। अब उसके मन में चोरी करने, दौलत हासिल करने या अमीर बनने का कोई भी ख्याल दूर दूर तक नहीं था। उसका लालच पूरी तरह से खौफ में बदल चुका था। वो बस किसी भी तरह इस भयानक और शापित हवेली से जिंदा बाहर निकलना चाहता था। साजिद दबे पांव और तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, ये सोचकर कि वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे का हैंडल घुमाया, उसने पाया कि वो दरवाजा अंदर से भी बहुत भारी तालों से बंद था और उसे खोलने के लिए एक बड़ी चाबी की जरूरत थी। जिस टूटी हुई खिड़की के रास्ते वो अंदर आया था, वापस वहां से जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो खिड़की किचन के ठीक बगल में थी और माया उसी किचन के अंदर गई थी। तभी साजिद के दिमाग में एक और तरकीब आई। उसने सोचा कि वो तेजी से सीढ़ियों के रास्ते हवेली की ऊपर की मंजिल पर जाएगा और वहां से किसी छज्जे, बालकनी या पाइप के सहारे सीधा बगीचे में बाहर कूद जाएगा। ये जोखिम भरा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। साजिद ने बहुत ही सावधानी से अपना एक एक कदम सीढ़ियों पर रखना शुरू किया। लकड़ी की वे सीढ़ियां बहुत पुरानी और गली हुई थीं और उसके हर एक कदम के साथ वे एक तेज चरमर की आवाज कर रही थीं, जो पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। साजिद का पूरा ध्यान अपनी चाल को हल्का रखने पर था। वो अभी आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि अचानक किचन की दिशा से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी, जिसने हवेली की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। ये चीख इतनी तेज, दर्दनाक और खौफनाक थी। वो चीख किसी भी तरह से इंसान की नहीं लग रही थी। वो किसी तड़पते हुए जंगली जानवर और एक पिशाच की मिली जुली आवाज लग रही थी। साजिद डर के मारे वहीं सीढ़ियों पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम सा गया। उसकी टांगों ने जैसे उसका वजन सहने और उसका साथ देने से पूरी तरह छोड़ दिया था। वो मुड़कर पीछे हॉल की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर के बेकाबू डर और खौफनाक जिज्ञासा ने उसे गर्दन घुमाकर पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। हॉल की नीचे किचन के दरवाजे से माया बाहर निकल रही थी, लेकिन अब उसका रूप पहले से कई गुना ज्यादा भयानक और खौफनाक हो चुका था। वो अब पैरों पर नहीं चल रही थी, बल्कि वो जमीन पर अपने घुटनों और हाथों के बल रेंगते हुए एक मकड़ी की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके एक हाथ में भी एक बहुत बड़ा और पुराना जंग लगा हुआ चाकू था। वो उस चाकू को जमीन के पत्थरों पर जोर जोर से रगड़ती हुई आ रही थी, जिससे एक बहुत ही तीखी, कान फाड़ देने वाली और डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। साथ ही चिंगारियां भी निकल रही थीं। माया ने रेंगते हुए अचानक अपना सिर झटके से ऊपर उठाया और उसकी नजर सीधे सीढ़ियों के बीचों बीच खड़े साजिद पर पड़ी। साजिद के शरीर का सारा खून जैसे उसी पल बर्फ बन गया। माया की आंखें अब पहले जैसी पीली नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से स्याह काली हो चुकी थी। उनमें कोई पुतली या सफेदी नहीं बची थी। वो साजिद को सीढ़ियों पर देखकर अपना मुंह फाड़कर एक भयानक और कर्कश हंसी हंसने लगी। उसकी वो शैतानी हंसी की आवाज पूरी हॉल और हवेली की छतों में गूंज रही थी। साजिद को पूरी तरह से समझ आ गया था कि वो अब किसी पागल इंसान का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक ऐसी ताकतवर और दुष्ट आत्मा है जो आज रात उसकी जान लेने के लिए बेताब है। साजिद ने बिना कुछ और सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। उसके पीछे माया भी बहुत ही अमानवीय तेजी से जमीन पर रेंगते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके रेंगने और चाकू के घिसटने की आवाज साजिद के कानों में मौत के सायरन की तरह बज रही थी। साजिद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी। वो हांफता हुआ ऊपर पहुंचा और भागता हुआ पहली मंजिल के गलियारे के अंत में बनी एक बड़ी सी बेडरूम में घुस गया।
उसने झटके से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसकी कुंडी लगा दी। दरवाजा बंद करते ही उसने कमरे में रखा एक बहुत भारी पुराना पलंग और एक लोहे की अलमारी पूरी ताकत लगाकर धकेलते हुए दरवाजे के आगे लगा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह हांफ रहा था। तभी बाहर से उस बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के और चाकू मारने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था कि माया उस भारी दरवाजे को बस कुछ ही पलों में तोड़कर ही मानेगी। साजिद ने डर के मारे कमरे के अंदर नजर दौड़ाई ताकि भागने का कोई रास्ता मिल सके। ये एक बहुत बड़ा और शाही बेडरूम था जिसकी खिड़कियों पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने में गई और वहां जो उसने देखा उसने उसके बचे खुचे होश भी पूरी तरह से उड़ा दिए। कमरे के उस अंधेरे कोने में 3 इंसानी लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों का मांस गल चुका था और उनसे बहुत ही भयंकर और सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो बिल्कुल वैसी ही बदबू थी जो साजिद को खिड़की से अंदर आते वक्त आई थी। साजिद समझ गया कि ये सब माया का ही किया धरा है और आज उसकी भी लाश इसी कमरे के कोने में गिरने वाली है। बाहर से दरवाजे पर प्रहार और भी ज्यादा तेज और हिंसक हो गए। लकड़ी टूटने की आवाज आने लगी थी। साजिद मौत के बिल्कुल सामने निहत्था खड़ा था। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।